नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन भी साथियों ने सीटेट 2024 के लिए एप्लीकेशन फिल किए हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही खास है कि भी आज हम करेंगे 6th क्लास की जो हिस्ट्री है आपकी, उसका अध्याय नंबर 7 है जो राज्य से साम्राज्य, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। जो भी मेन लाइनें हैं उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, तो आप भी अपनी नोटबुक के अंदर उनको शॉर्ट नोट बना लेना ताकि एग्जाम के समय आप उनका रिवीजन कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य। तो रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वे बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाएं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? जो ये शेर। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके सबसे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले नाम आया जो राजा का, अशोक। कि भी इतिहास के महान राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर, यानी कि अशोक के कहने पर इस जैसे कई स्तंभों का पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए, जो अभिलेख लिखे गए हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चंद्रगुप्त की सहायता किसने की? चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबें मिलते हैं। जो अर्थशास्त्र नामक किताब है, उसके अंदर मिलते हैं चाणक्य के विचार, यानी कि अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखी? चाणक्य। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। पहले देखते हैं बीच में क्या। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये चीज अब देखो, अगर यहाँ नहीं हम पढ़ते तो हमें नहीं पता चलता ना भाई अशोक के पिताजी का नाम है बिंदुसार, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्र, होगी ना बात। वहां तो केवल दादा का नाम था चंद्रगुप्त का, तो यहाँ पूरी डिटेल आ गई। तो इसलिए जो बॉक्स के अंदर जो चीजें दी गई है, इनको भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो क्वेश्चन यहीं से भी उठाकर दिया जा सकता है। जिन जगह पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर? साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो यहाँ नीचे में जो मैप है वो दिखाया गया है कि अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, जहाँ रेड जो ये सर्कल दिखाए गए हैं या अभिलेखों के प्राप्त हुए, और महत्वपूर्ण नगर जो ब्लैक सर्कल दिखाए गए हैं यहाँ महत्वपूर्ण नगर है, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। ये क्या है? महत्वपूर्ण जो नगर दिखाए गए। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होती है और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इन्हीं कारणों से बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र रूस के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। यानी कि राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगह पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों का नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दे। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो यहाँ दिखाया गया कि भाई पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? निकेटर का। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण था। यह हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहती हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों को एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के ये बने बसेरों से घिरा हुआ है। आगे, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का प्राचीन नाम, पुराना नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने किस युद्ध को देखकर? कलिंग के युद्ध को देखकर उन्होंने हीनता हुई थी कि वे कभी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। नीचे कलिंग युद्ध का जो अभिलेख किया गया है। उसके बाद है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। ये वाला दिखाएगा जो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है पहले की। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अपने व्यवहार की शिक्षा देते, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे।
और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। तो अशोक ने कहा अपने दूत भेजे सीरिया, मिस्र और ग्रीस में। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। तो अब आ गया नहीं, उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा भाई। उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, ये नीचे क्या है, ये उनका संदेश दिया गया, इसको भी आप पढ़ लेना। ब्रह्मलिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्मलिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये नीचे दिखाया गया है। ए अक्षर है जो देवनागरी, जो हिंदी की लिपि देवनागरी, बांग्ला के अंदर ये, मलयालम के अंदर, तमिल के अंदर ये, और अरबिक जो ब्रह्मी लिपि है उसके अंदर ये ए किस प्रकार से लिखा गया है। अब नीचे ये प्रश्न आ गए आपके। ये आपका लेसन, बताओ क्या कुछ इस लेसन के अंदर कुछ भी को खास नहीं था। ये देख लेते हैं। लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन होगा। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगह पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तो उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंदू एवं राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों के गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 8 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य शिलानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्णों तथा कुछ वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना। हमने देखा पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन करे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपि पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खोले। मंदिरों, स्तूप तथा अन्य इमारतों निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ने हेतु तुम इन बातों को ध्यान में रखना। ये लेसन आपका था, 7वां लेसन था ये आपका। ये दिखाया गया है। इसके अंदर वो खास इतनी मेन चीजें नहीं थी, 2-4 चीजें मेन आई है जिनको हमने अंडरलाइन किया है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।